अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आहद है और ये मेरी पहली वीडियो यूट्यूब की। मैं जर्मनी आया हूँ फैमिली रीयूनियन वीज़ा पर अभी 2025 में अप्रैल में। तो मैं अपने केस के बारे में बताना चाह रहा था ताकि मुझे भी काफ़ी सारी हेल्प चाहिए थी, तो मेरे केस से शायद किसी और की हेल्प हो जाए जो पाकिस्तान से आ रहा है यहाँ जर्मनी फैमिली रीयूनियन वीज़ा पर। सबसे पहले तो मैंने अपॉइंटमेंट अप्लाई की थी 2022 नवंबर में। नवंबर का महीना था 2022 में। और मैं बस अपॉइंटमेंट लेके मैं भूल गया था। मुझे नहीं याद था मैंने कब ली हुई है। तो काफ़ी टाइम गुजर गया तकरीबन बीच में मुझे ये आइडिया था कि अपॉइंटमेंट लेने के 1.5 साल बाद तो अपॉइंटमेंट आएगी। उस टाइम ये टाइम चला था 1.5 साल तक तकरीबन। तो 1 साल तो मुझे बिल्कुल नहीं मैंने देखा, ना मुझे कोई ज़रूरत थी चेक करने की। तो 1 साल बाद जब मैंने देखा तो वो बात चली गई थी 2 साल तक। फिर तकरीबन लोगों की 2-2 साल बाद अपॉइंटमेंट्स आ रही थी। तो मैंने तकरीबन अपॉइंटमेंट आने से 4-3 महीने पहले चेक करना शुरू कर दिया था। फ़ेसबुक पे ग्रुप बने हुए हैं बहुत सारे फैमिली रियूनियन वीज़ा के नाम से। आप भी वो चेक कर सकते हैं, वहाँ से काफ़ी हेल्प मिलती है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है वहाँ से आपको। तो अपॉइंटमेंट रेफ़रेंस नंबर आपको मिला होता है, जब आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है तो उसमें अपने फर्स्ट 4 डिजिट को देखना होता है। वहाँ पे लोगों के आ रहे होते हैं कि आज क्या रेफ़रेंस नंबर चल रहा है, किसकी अपॉइंटमेंट आ रही है। तो मेरी अपॉइंटमेंट फिर आई थी सितंबर में, 2024 सितंबर में मेरी अपॉइंटमेंट थी। और 16 सीरीज़ में मेरा नंबर था, 1600 कुछ में। अपॉइंटमेंट मेरी सितंबर में थी। और मैं पहले आपको केस के बारे में बता दूँ, मेरा केस थोड़ा डिफरेंट था। डिफरेंट इस लिहाज से कि मेरा स्पाउस जो है वो हैं जर्मन नेशनल, लेकिन वो जर्मनी में रहे नहीं, वो बचपन से पाकिस्तान में रही हैं। और उनको ना ज़ुबान आती थी जर्मन, बस पासपोर्ट उनके पास जर्मन था, बाकी वो रहे पाकिस्तान में थी। और उनको ज़ुबान नहीं थी आती, वो यहाँ पे काम नहीं करती थी, वो यहाँ कभी आई नहीं थी। बस बचपन में वो पाकिस्तान चली गई थी, वो फर्स्ट टाइम मेरे साथ ही आ रही थी जर्मनी दोबारा। तो इसलिए मुझे काफ़ी सारे डाउट्स थे कि मेरा केस काफ़ी डिफरेंट है, पता नहीं मुझे इस केस में वीज़ा मिलता है नहीं मिलता, क्योंकि वो काम करती नहीं है वहाँ पर, ज़ुबान आती नहीं है वहाँ की, रिहाइश है नहीं वहाँ पर। तो उस बारे में मुझे काफ़ी हेल्प मिली है उस ग्रुप में। फेसबुक आप ज़रूर उसको उसमें अगर आपका ये केस है फैमिली रियूनियन वाला, बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको वहाँ से। तो सितंबर में मेरी अपॉइंटमेंट थी, मैंने डॉक्यूमेंट्स रेडी किए। बस मैंने वो डॉक्यूमेंट रेडी कर लिए थे। मेल्डिंग चाहिए होती है, मेल्डिंग के बगैर नहीं आपको काम होता। तो मेल्डिंग मेरी जो वाइफ़ है उनके भाई यहाँ पे जर्मनी में थे, तो हमने उनकी मेल्डिंग साथ लगा ली थी। तो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे गया हूँ सबमिट करवाने। मेरी अपॉइंटमेंट की जो टाइमिंग थी वो थी सुबह 10 बजे की। मैं इस्लामाबाद में ही रहता था, तो मेरे लिए ईज़ी था वहाँ पे जाना, अपनी गाड़ी पे जाना वहाँ पे। यानी कि ईज़ी था, पहले भी मैं 1-2 बार जा चुका था वहाँ पे वाइफ़ का पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए, इसलिए मुझे आइडिया था। तो सुबह तकरीबन 9 बजे मैं वहाँ पहुँच गया था। सबसे पहले शटल सर्विस आती है। वहाँ पे आपने बाहर अपनी गाड़ी पार्क करनी है, किसी भी लोकल पे गए हैं तो वहाँ से आपने शटल सर्विस में जाना है। वहाँ आप आ जाएँगे, वो आपको मोबाइल रख लेंगे, एक्स्ट्रा कोई सामान है तो वो आपको बाहर रख लेंगे। आपने उनको अपॉइंटमेंट अपना दिखाना है, उसकी कॉपी कर लेनी है। अपॉइंटमेंट जो आपको उसका जो आया हुआ होगा, आपको मेल आया होगा, वो दिखाना है, आप अंदर चले जाएँगे। अंदर जाएँगे तो पहली लाइन है कि वो आपसे आईडी कार्ड चेक करेंगे और आपका अपॉइंटमेंट वो जो शीट है वो चेक करेंगे। उसके बाद वो कोई आपको वो तो टिकट नहीं देंगे आपको, वो कोई अप्रूवल आपको कर देंगे। फिर आप नेक्स्ट काउंटर पे चले जाएँगे, वहाँ पे बहुत सारे काउंटर लगे हुए होंगे। वहाँ पे एक अमेरिकन के लिए अलग होगा, मेरे ख़्याल में यूरोपियंस के लिए अलग है, और फिर वो आपके दूसरे यूएई वगैरह के लिए अलग है। तो आप यूरोपियंस वाले में जाएँगे, उन्हें बताएँगे जर्मन एम्बेसी जाना है। वो आपको उसका क्या कहते हैं, शटल सर्विस का टिकट देंगे, वो 2000 पे उस टाइम कीमत है, अब पता नहीं मुझे क्या है, तकरीबन 6 महीने हो गए हैं। तो वहाँ आप जाएँगे, वो उनको आप देंगे, वो आपको आप उसकी बैक साइड पे चले जाएँगे, वो शटल आपको ले जाएगी जर्मन एम्बेसी के पास। जर्मन एम्बेसी से आप तकरीबन वो एक गली से पास आपको उतारेगा, वो ड्राइवर ही आपको बता देगा कि इस साइड पे, राइट साइड पे आपकी जर्मनी एम्बेसी आगे जाके। वहाँ आप जाएँगे, वहाँ कुछ लोग बैठे हुए होंगे। आप वहाँ पे सीट वगैरह बनी हुई होंगी, वहाँ आप जाके वेटिंग एरिया में बैठेंगे। उधर ही उनका एक नुमाइंदा होता है एम्बेसी का, वो आपको चेकिंग कर रहा होता है। आपसे अपॉइंटमेंट लेटर वही लेगा जो आपको आई हुई होगी। उसका नंबर काउंट करेगा कि हाँ जी, आपकी जो अपॉइंटमेंट है, कितने बजे है। वो चेक करके चला जाएगा। वो फिर टाइम के हिसाब से आपको बुलाएगा। आगे काउंटर बना होगा अंडर एम्बेसी के गेट के साथ ही। वो आपकी चेकिंग करेंगे, आपका पासपोर्ट लेंगे कि आपकी अपॉइंटमेंट है, वो आपको एक टोकन नंबर दे देंगे। वो टोकन नंबर लेके और डॉक्यूमेंट्स लेके आप चले जाएँगे अंदर। अंदर चले जाएँगे, अंदर जाके वेटिंग एरिया में बैठेंगे। वेटिंग एरिया में मेरी अपॉइंटमेंट थी 10 बजे, और मेरी बारी आई तकरीबन 2 बजे। वेट करना पड़ता है वहाँ पे, काफ़ी स्लो काम चल रहा होता है, क्योंकि इंटरव्यू हो रहे होते हैं ना, तो वो लंबे-लंबे चल रहे होते हैं, 20, 25, 30 मिनट तक
चल रही होती है टॉक्स उनकी, 2 काउंटर बने हुए होते हैं अंदर। तो वो आपको आपके टोकन के हिसाब से आपको बुलाते हैं। तो वहाँ बैठेंगे, उसके बाद फिर आपका जैसे नंबर आएगा, आप वहाँ जाएँगे, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके उनको डॉक्यूमेंट आप सबमिट करवाएँगे। सबमिट करवाने के बाद आप मेरे सब डॉक्यूमेंट्स क्लियर थे, शुक्र है उन्होंने कोई इश्यू नहीं बनाया। कोई किसी तरह का उन्होंने नहीं कहा आपकी वाइफ़ वहाँ रहती नहीं है, काम नहीं करती है, और भाई की मेल्डिंग मैंने दिखा दी, उन्होंने वो ठीक है। कोई उन्होंने सैलरी स्लिप नहीं माँगी, कुछ नहीं माँगा। मेरा A1 मिसिंग था, और वो मेरी अपनी गलती की वजह से 2 साल थे मेरे पास, मुझे A1 क्या मुझे B1 कर लेना चाहिए था, और ये आप लाज़मी करें। इसके बगैर जर्मनी में कोई आप काम नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ कभी सीखना है तो अगर आपके पास टाइम है तो आप शुरू से सीखें वहाँ पे। मैं अब चाहता हूँ कि काश मैं B2 तक कर लेता, और मैं कर सकता था, 2 साल थे मेरे पास, मैंने नहीं किया। खैर, फिर वहाँ से मैं वापस आया। A1 मैंने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मैंने पेपर नहीं था दिया, मुझे अपॉइंटमेंट नहीं थी मिल रही अपनी, यानी कि गोएथे इंस्टीट्यूट की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी मुझे, और वो बहुत मुश्किल से मिलती थी उस टाइम। लेना उसको फ़ौरन बुकिंग, और बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे थे, क्योंकि लोग और वीज़ों पे भी बाहर आए, स्टूडेंट्स काफ़ी आ रहे हैं, तो वो पेपर वगैरह उसका देते थे। तो उन्होंने मुझे कहा जी ये आपका सारा डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, अब आपने अपना जो A1 सर्टिफिकेट है वो 2 महीने के अंदर अंदर हमें सबमिट करवाना है। इस मेल पे आपने, उन्होंने मुझे कोई ईमेल दिया था, इस पे आपने अपना नंबर, या आपका ये केस नंबर है, ये ऊपर ये मेंशन करके नीचे आपने PDF फॉर्म में अपना A1 लगा के हमें सेंड कर देना है। A1 की अपॉइंटमेंट लेने के लिए फिर मैंने, वो तो सारा मसला हल हो गया, वो तसल्ली हो गई कि कोई वाइफ़ वाला इशू उन्होंने नहीं किया। इंटरव्यू जहाँ मेरा हुआ, बड़ा स्मूथ इंटरव्यू हुआ, बहुत बहुत, यानी कि ईज़ी रहा, सब कुछ बेहतरीन था, कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू नहीं था मेरा। तो फिर A1 की अपॉइंटमेंट लेने लग गया, तो मुझे अपॉइंटमेंट मिली लाहौर की। इस्लामाबाद में रहता था मैं, पर मुझे लाहौर में गोएथे इंस्टीट्यूट की अपॉइंटमेंट मिल गई। अपॉइंटमेंट मुझे मिली थी अक्टूबर के महीने की, सॉरी नवंबर की। पहली अपॉइंटमेंट थी मेरी नवंबर की, मेरे ख्याल है 12-13 नवंबर की थी। 12-13 नवंबर की थी, लाहौर में गोएथे इंस्टीट्यूट की। तो मैं वहाँ गया, पहले रजिस्ट्रेशन करवा के आया, उसके बाद फिर पेपर था मेरा, वो पेपर देने मैं गया और वापस आया। तो मैंने उससे पहले ना, मैंने इस्लामाबाद की भी बुक कर ली थी। मुझे डाउट था कि यार पहली बार कोई और लैंग्वेज सीखी है, तो इसका पेपर देना है, ईजी है मुश्किल है। तो मैंने कहा किसी एक में तो क्लियर होऊंगा ना, बहुत दे दूंगा, क्योंकि टाइम का भी इशू था। तो इस्लामाबाद में था 31 नवंबर को पेपर था, 31 को, 30 या 31 थी। तो उस दिन मैं गया हूँ वहाँ पे इस्लामाबाद में, मैंने पेपर दिया है। फिर मेरा रिज़ल्ट पहला आया है दिसंबर में, 9 दिसंबर को मेरा लाहौर वाले का रिज़ल्ट आ गया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें क्लियर हो गया था, 76 मेरे मार्क्स थे, 76% 100 में से। तो मैंने वो उसी दिन शाम में सबमिट कर दिया था, वो PDF लगा के मैंने एम्बेसी को भेज दिया था। और उसी के तकरीबन फिर 10-15 दिन बाद, नहीं, ज़्यादा टाइम बाद आया था। फिर 22 तारीख को, 21 से 22 तारीख को, दिसंबर को 2024, 21-22 दिसंबर को मुझे एम्बेसी का रिप्लाई आ गया था कि आपका हमें मौसूल हो गया, फर्दर इसके लिए हम आपके डॉक्यूमेंटेशन में इसको डाल रहे हैं A1 को। फिर 2000 तकरीबन दिसंबर के लास्ट में ही 25-26 दिसंबर को रिज़ल्ट आ गया था इस्लामाबाद वाले का। उसमें मेरे 80 कुछ मार्क्स थे, 85% थे, उसमें अच्छे थे। खैर दोनों क्लियर हो गए थे। तो मैंने एहतियातन वो मैंने नहीं लगाया, वो नहीं लगाया, मैंने भेजा ही नहीं, क्योंकि मुझे डाउट था कि कोई इशू ना बना दें वो, क्योंकि मेन मकसद था क्लियर करना, वो क्लियर हो गया था। तो फिर उनका कोई मुझे रिप्लाई नहीं आया। फिर तकरीबन उनका 15 दिन बाद फिर मुझे रिप्लाई आया, क्योंकि मैंने वो मेल फिर एक बार फिर भेज दी थी कि मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा ना, कोई वो भेज नहीं रहे, उसका आगे प्रोसीजर नहीं चल रहा। तो नहीं, मैंने उससे पहले जो भेजा था 9 तारीख को, 9 दिसंबर को उनको A1, वो मैंने दूसरे 2-3 दिन बाद दोबारा भेज दिया था। तो उन्होंने पहले मुझे 22 तारीख को रिप्लाई किया, उसके बाद फिर 2 हफ्ते बाद फिर उन्होंने उसी वही रिप्लाई किया कि हाँ जी, हमें मौसूल हो गया है, फर्दर उसके लिए हमने आगे फाइल में लगा दिया है। बस फिर मैंने वेट करना स्टार्ट कर दिया। तकरीबन 31 जनवरी को मेरे A1 सबमिट करवाने के 1.5 महीने बाद मुझे उनका मेल आता है कि आपकी फ़ाइल वहाँ, यानी कि पहुँच गई है। और क्योंकि मेरी वाइफ़ का तो वहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट था नहीं, जैसे उनसे वो जर्मनी ABH रब्ता करता है, तो ABH ने मुझसे ही रब्ता किया था डायरेक्टली कि आपकी फ़ाइल यहाँ आ गई है जर्मनी में, और हमें ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसमें मेरी वाइफ़ के कहीं सिग्नेचर माँगे हुए थे उन्होंने, और मेरे कहीं सिग्नेचर माँगे थे। इस पे सिग्नेचर करके आप हमें इसी मेल पे रिप्लाई हमें सेंड कर दें।
तो वो उसी दिन मैंने करके सेंड कर दिया था। फिर तकरीबन 3-4 दिन बाद मुझे फिर एक मेल आ गई। वो थी मेरी वाइफ़ के भाई के लिए कि इस तरह वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपको इस चीज़ का नॉलेज है, तो आप काइंडली इस पे अपने वो सिग्नेचर करें और अपने घर की वो लिखें सारी कि कौन-कौन रहता है, कितना एरिया है घर का, कितने कमरे हैं घर में। तो वो सारा उसने मेंशन किया, वो ओके किया और वो भाई ने करके, यानी कि उसकी पीड कॉपी निकलवा के भाई ने करके एबीएच को देना था। तो उन्होंने बाय पोस्ट कर दिया, उनके भाई ने। फिर हम वेट करने लगे, वेट काफ़ी बढ़ गया, कोई रिप्लाई नहीं। फरवरी गया, मार्च गया, अप्रैल में, अप्रैल के स्टार्ट में उनका फिर दोबारा मेल आया भाई को, वही सेम सेम पेपर्स आए कि इस तरह आप इनको फिल करो। दोबारा से वो करके भाई को पोस्ट गया था, बाय पोस्ट उन्होंने जर्मनी भेजा था। वही सेम पेपर्स थे, सेम चीज़ करनी थी। तो बड़ा डाउट हुआ कि पहले एक बार भेज दिया, दोबारा क्यों इस तरह कर रहे हैं। तो वो भाई ने सारा कुछ किया। नेक्स्ट डे वो फिर खुद चले गए वहाँ पे बीएच में, बाय हैंड उनको दिया। और उन्होंने फिर आगे से ये बताया कि पहले मैं, यानी कि वो मेरे दूसरे ऑफिस में चला गया था, तो वो मुझे मौसूल नहीं हुआ था, इसलिए मैंने दोबारा मंगवाया है, मेरी गलती थी, वरना आपका ये पेपर मुझे काफ़ी पहले रिसीव हो जाना था। फिर उन्होंने कहा कि बस ये मैं आज ही क्लियर कर दूंगी, भाई को उन्होंने बताया। तो बस वही था, उस दिन उन्होंने किया। मैं फ्राइडे था उस दिन, भाई ने जिस दिन जाके डॉक्यूमेंट्स दिए। और मंडे को मेरे पास पासपोर्ट वीज़ा लग के आ गया था, मंडे वाले दिन। मुझे बाय पोस्ट लेपर्ड के ज़रिए मुझे मिल गया था पासपोर्ट मेरा। उस पे स्टम्प पर वीज़ा लगा, स्टिकर लगा हुआ था, 3 महीने का वीज़ा लगा था। तो ये काफ़ी टफ थी, बताना बड़ा आसान है, लेकिन ये काफ़ी टफ टाइम था। टफ टाइम इसलिए कि बहुत वेट था कि कभी कुछ आ जाए, आप कहीं जा नहीं सकते, अचानक से कोई वो डॉक्यूमेंट्स मांग लें। और पासपोर्ट भी एम्बेसी के पास तकरीबन मेरा 6 महीने तक जमा था। बाकी स्मूथ हो गया, शुक्र है अल्लाह का। वेट करना पड़ता है आपको, वेट है, लेकिन अगर आपकी हर चीज़ कंप्लीट है, कोशिश करें जब सबमिट करवाएं तो आपकी हर चीज़ कंप्लीट हो। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे तो आपका केस बहुत तेज़ी से आगे जाएगा। और अगर डॉक्यूमेंट कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट होगा तो फिर मेरी तरह 6 महीने 7 महीने तक आपका केस लटक जाता है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। बाकी डॉक्यूमेंटेशन पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी डिटेल आपको बताऊँ, किस तरह अपने डॉक्यूमेंट्स को सेट करना है, क्या क्या चीज़ें आपने किस तरह लगानी है। A1 का आपको पर्सनली मशवरा है कि आप लाजमी अपनी आप तैयारी स्टार्ट रखें, वो उसका आपको फ़ायदा होगा। मैं अभी इधर आके मुझे पता लग रहा है कि मैंने काश मुझे कर लेना चाहिए।